नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम समझेंगे एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं की गणित को। ठीक है ना, क्योंकि ये जो हमारी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है, एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में से भी वार्षिक परीक्षा के जो प्रश्न है इसी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में से पूछे जाते हैं। क्योंकि गणित हमारी बहुत ज़्यादा प्रश्न दिए रहते हैं अभ्यास करने के लिए हैं, तो इसमें जो चुन के प्रश्न निकाले गए हैं इन प्रश्नों को अच्छे से हल करना है और अपनी एड ग्रेड बुक में इसको लिख लेना है। तो ये जो हमें नई किताब प्राप्त हुई है इस वर्ष, पिछले वर्ष वाली नहीं है ये, तो पुरानी वो किताबें उन्होंने अलग कर दी, इसके मोनो बदल दिए गए हैं। तो आगे देखें इसमें जो दिया गया है, ये जो हमारी कक्षा 7वीं की गणित है, तो यहाँ देखें ये दी गई है कक्षा 7वीं एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका है 2023-24 के लिए। और यहाँ अनुक्रमण का दी गई है कि हमें इस अनुक्रमण का में कितने पार्ट दिए गए हैं, तो इसमें भी हमारे 13 पार्ट दिए गए हैं। ठीक है ना, तो ये देखिए ये इसमें पाठों के यहाँ पे नाम दिए गए हैं। तो आज हम इसका पाठ है अध्याय जो दिया गया है एक पूर्णांक। ठीक है ना, आज हम पूर्णांक को समझेंगे कि पूर्णांक होते क्या हैं। ठीक, चलिए अब इसको हम देखें तो यहाँ पे अध्याय 1 और इसमें पूर्णांक को पढ़ने से पहले इसमें कुछ पूर्व की तैयारियां दी हैं, ये ज़रूर हमें पढ़ना है। पूर्व की तैयारी से मतलब है कि पिछले जो कक्षा थी उसमें से हमने क्या क्या पढ़ा है उसको हमें यहाँ से फिर से एक बार रिवीजन कर लेना है। तो यहाँ अध्याय 1 पूर्णांक और इसमें पूर्व तैयारी दी गई है। ठीक है, तो पूर्णांकों के योग और व्यवकलन के अंतर्गत इसके गुण दिए गए हैं कि हम पूर्णांकों को किस प्रकार से जोड़ते और घटाते हैं। ठीक है, योग के लिए या योग के अंतर्गत इनके कुछ गुण होते हैं, समृद्ध होते हैं, तो ये क्लूजर इसके दिए गए हैं। यहाँ पे देखें व्यवकलन के अंतर्गत भी कुछ गुण दिए गए हैं, पूर्णांकों के योग के अंतर्गत भी दिए गए हैं। और ये सहचर नियम देखिए, यहाँ पे सहचर नियम इस प्रकार से ये सहचर नियम या सहचर गुण होता है, तो इसको भी हमें याद करके रखना है। ए धन बी धन सी, यदि हम इन दोनों को पहले जोड़ें और हम यदि फिर इसके बाद में ए और बी को जोड़ें तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये कहलाता है हमारा सहचर का नियम। तो ये सहचर नियम भी हमें एक बार दोहरा लेना है क्योंकि हम ये कक्षा 6वीं में पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे देखें योज्य तत्समक, ये योज्य तत्समक जो है क्या होता है इसको ज़रूर अच्छे से पढ़ लीजिए। तो हमें इसको देखना है कि योज्य तत्समक क्या होता है। तो किसी भी संख्या का जो योज्य तत्समक होता है वो शून्य होता है। क्यों? क्योंकि हम कोई भी संख्या में शून्य को जोड़ते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाती है, तो ये कहलाता है योज्य तत्समक। और इसके बाद हमें ये चिन्हों को ज़रूर एक बार अच्छे से ध्यान रखें कि यदि हम इस प्रकार से सभी चिन्हों का एक दूसरे से गुणा करते हैं, धन का धन में गुणा करें, ऋण का ऋण में गुणा करें, तो इस प्रकार से धन धन प्राप्त होता है। और हम विपरीत चिन्हों का धन का ऋण में, ऋण का धन में गुणा करते हैं तो हमें यहाँ ऋण ऋण प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमें संख्याएं, कोई भी संख्या दी गई हो हमें चिन्हों का विशेष ध्यान रखना है। इसी प्रकार से इनका विभाजन भी दिया गया। जिस प्रकार से हम गुणांक सीख रहे हैं वैसे ही हमारे धन और ऋण चिन्हों का यहाँ पे विभाजन यानी भाग दिया गया है कि हम भाग भी करें तो हम यदि धन का धन में भाग करें या ऋण का ऋण में भाग करें तो धन ही प्राप्त होता है, और यदि हम धन का ऋण का धन में भाग करते हैं तो हमें यहाँ पर ऋण प्राप्त होता है। बस इतना ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। चलिए अगला प्रश्न है जो आगे दिया गया है यहाँ पे, तो देखें यहाँ से हमारे कुछ प्रयास के लिए प्रश्न दिए गए थे, तो इसको पहले समझ लीजिए अच्छे से कि इसमें लिखा है घटाइए। तो घटाने के लिए हम यहाँ कौन से नियम का प्रयोग करना है, यहाँ पे देखें ऋण 15 फिर ऋण लिखा और फिर ऋण 18 लिखा हुआ है। तो ये संख्या जो दी गई यहाँ ऋण ऋण 2 बार लिखा है, तो हम अभी पढ़ चुके हैं कि ऋण का यदि ऋण में गुणा करते हैं तो धन प्राप्त होता है। ठीक है, ये धन कैसे प्राप्त होता है, इसके लिए हमें इसका प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम, इसको बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। तो योज्य प्रतिलोम का जब हम गुणा करते हैं तो हम उस संख्या का योज्य यानी संख्या हम बदल देते हैं, बदल के जोड़ देते हैं। ठीक है ना, उसके चिन्ह को। तो यहाँ देखें ऋण 15 दिया गया था और ऋण 18 का हम प्रतिलोम लिखेंगे, योज्य प्रतिलोम, और ऋण 18 का जो योज्य प्रतिलोम होगा इस ऋण 15 में जोड़ दिया जाता है। तो ऋण 15 में हम क्या जोड़ देंगे, धन करके इस ऋण 18 का योज्य प्रतिलोम धन 18 प्राप्त होगा और धन 18 को 15 में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा ऋण 15 धन 18। अब 18 ऋण 15 ये असमान चिन्ह है तो ये घट जाएंगे, यानी 18 में से 15 घटाएंगे तो उत्तर मिल जाएगा 3। ठीक, इस बात का हमें ध्यान रखना है और हमें यहाँ पे लिख भी देना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ से जो हमारी प्रश्नावली दी गई थी इसमें, और इसमें भी कुछ और अभ्यास के लिए प्रश्न दिए गए हैं, तो अभी प्रश्नों को देख लें और इसको समझ लें। प्रश्न दूसरा भी इसी प्रकार से दिया गया है, तो इसको देखिए।
इसमें है 35 ऋण और यहाँ पे ऋण लगा हुआ है 20। तो ऋण 20 का जैसा अभी किया है वैसे ही ऋण 20 का योज्य प्रतिलोम लिखेंगे। तो योज्य प्रतिलोम इसका धन प्राप्त होगा और 35 में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। इस चिन्ह को ध्यान में नहीं रखना, इसका ये ऋण लिखा हुआ था ना, इसलिए हमें इसका योज्य प्रतिलोम निकालना पड़ा घटाने के लिए, बस है ये। तो ये 35 में धन 20 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा 55, ठीक। या हम अभी जो पढ़ के आ रहे हैं कि ऋण गुणित ऋण बराबर धन होता है, इस बात को हमें ध्यान में रखना है। ये कहाँ से प्राप्त होता है, इसके लिए हमें यह बताना पड़ा कि ये योज्य प्रतिलोम से प्राप्त होता है। ऋण 25 ऋण 13, अब इसको देखें तो यहाँ पे ऋण लगा हुआ है, घटाना है, तो हम धन 13 का योज्य प्रतिलोम लिखेंगे और इस 25 में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 13 का जो योज्य प्रतिलोम है वो ऋण 13 प्राप्त होगा, ठीक है ना। ऋण 13 लिखा और ऋण 25 में जोड़ेंगे, यानी यहाँ धन लगा देंगे, ठीक, धन लगाते आ रहे हैं। तो ऋण 25 है और यहाँ पे जोड़ना है ऋण 13, तो दोनों देखिए यहाँ पे ऋण 25 और ऋण 13 दोनों जुड़ेंगे, जोड़ करके ऋण की संख्या ही प्राप्त होगी, घटा नहीं रहे हैं, क्या होगी, ऋण की संख्या। तो ऋण 25 और ऋण 13 को जोड़िए तो 38 प्राप्त हो जाएगा, वो भी हमारा किसका, ऋण का ही प्राप्त होगा, क्योंकि ऋण की संख्या जोड़ी जा रही तो ऋण ही प्राप्त होगा, ठीक है। चलिए अगला, अब यहाँ देखिए, यहाँ से प्रश्न शुरू होते हैं जो हमारा पूर्णांक अध्याय दिया गया है। तो इसमें देखें प्रश्न जो दिए गए हैं ऑप्शन के रूप में दिए हैं, यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न दिए हैं, प्रश्न दिया है, प्रश्न के 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, A B C D, 4 में से एक उत्तर सही होता है, सही उत्तर हमें यहाँ लिखना है। और यहाँ पे दिया गया है A B C D, ये क्या दिया गया, ये OMR सीट कहलाती है, OMR, क्योंकि इस सीट का हमें आगे चल के उपयोग करना है जब हम कोई परीक्षाएं कंपटीशन की देती हैं, जैसे मान लीजिए मीन्स का मेरिट की परीक्षा होती है ना, तो हम उनमें इस OMR सीट का प्रयोग करते थे। इस प्रकार से हमें जो यहाँ पे गोले दिए रहते हैं इनको काला करना पड़ता है या नीला करना पड़ता है, यानी गोले को भरना पड़ता है, तो हम यहाँ इस प्रकार से भरेंगे। प्रश्न को यहाँ हम पढ़ेंगे, सबसे छोटा पूर्णांक है, अब ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या होता है, ऋण 2 होता है। हमने पहले पढ़ लिया है कि जब हम सबसे छोटे देखते हैं तो हम दाएं से बाएं तरफ चलते हैं तो संख्या क्या होती हैं, हमारी घटते क्रम में चली जाती हैं। तो सबसे छोटा पूछा गया है, तो सब ऋण संख्या जो होती है उसका सबसे बड़ी संख्या ऋण की क्या होती है, सबसे छोटा पूर्णांक होती है। तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या ऋण 2 ये दी गई थी डी में, और यही हमारा सबसे छोटा पूर्णांक होगा, तो यहाँ में लिख देंगे ऋण 2। और ये 2 किस में दिया, ऑप्शन में सी में दिया गया है। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ से सॉरी डी में दिया गया है, सी में नहीं डी में दिया गया है ऋण 2। तो हम डी वाले ऑप्शन को यहाँ पे क्या कर देंगे, भर देंगे इस गोले को, ये हमने भर दिया, नीला कर दिया या काला भी कर सकते हो, ठीक है, जो प्रश्न जो आपका पेन दिया हो। तो यहाँ पे प्रश्न दूसरा में पूर्णांकों के योज्य तत्समक, योज्य तत्समक हमने अभी पढ़े हैं कि किसी भी संख्या का योज्य तत्समक 0 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 0 सी में दिया गया था, और सी वाला ऑप्शन यहाँ पे देखें, सी के सामने वाला ये, तो हमें सी वाले इसमें गोले को हमें भर देना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न इसमें इसी का दिया गया है, प्रश्न क्रमांक 3। तीसरा प्रश्न है कि ए में आप भाग दीजिए ऋण 1 का। जब हम ए में ऋण 1 का भाग देंगे, ठीक है, तो क्या लिख देंगे, ए बटे ऋण 1, ऐसा लिखेंगे। अब ऋण 1 का तो कोई मतलब नहीं होता, तो ऋण का गुणा ए में हो जाएगा, तो ऋण ए आ जाएगा। ऋण ए दिया गया है सी वाले ऑप्शन में, तो सी वाला यहाँ पे गोला हम भर देंगे, काला कर देंगे या नीला कर देंगे, ठीक, अपने पेन से कर देना। प्रश्न चौथा देखिए, पूर्णांकों के लिए गुणात्मक तत्समक। अब ये गुणात्मक तत्समक, यानी हमने अभी पढ़े हैं गुणात्मक तत्समक की किसी संख्या का अभी गुणात्मक तत्समक 1 होता है, तो ए में दिया गया है, यहाँ पे उत्तर 1 लिख देंगे और ए वाले ऑप्शन को यहाँ गोले को हम भर देंगे, ठीक है। अब अगला देखें तो यहाँ पे 5वां प्रश्न जो है कि यदि सोमवार को श्रीनगर का तापमान ऋण 30 अंश था, कितना था, ऋण 30 अंश, ठीक है ना, ऋण के रूप में दिया गया है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि मंगलवार को, क्या पूछा जा रहा है, यहाँ देखिए पढ़िए इसको, इसमें दिया है कि मंगलवार के दिन तापमान 3 अंश और कम हो गया, 3 अंश और कम, तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या होगा। देखिए ऋण 3 पहले से था, ऋण 3 पहले से था और 3 अंश और कम हुआ, यानी घट गया, घटाने के लिए हम 3 इसमें ऋण 3 ऐसा लिखेंगे, तो ऋण 3 और ऋण 3 दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ऋण 3 और ऋण 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ऋण 6 अंश। 6 अंश किस ऑप्शन में दिया गया था, डी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो यहाँ पे ऋण 6 अंश इसका उत्तर आएगा, और डी वाला जो हमारे यहाँ ऑप्शन दिया गया है इसको हमें क्या करना है, भर देना। तो चलिए डी वाले ऑप्शन को यहाँ पे आप जो है इस प्रकार से भर देंगे, ठीक है। चलिए यह भर दिया, इसको हमने यहाँ पे
ये भर दीजिए। ठीक, आप भी इस प्रकार से डी वाले ऑप्शन को भर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, जो छठवां प्रश्न है, इसमें दिया गया है कि एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिनका योग ऋण 3 है। तो हमें ऐसे पूर्णांकों को लिखना है जिनका हम योग करें तो हमें ऋण 3 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ हमने लिख दिया कि ऋण 1 और ऋण 2 पूर्णांकों का योग कितना है, ऋण 3 है। जैसे कि यहाँ पे हम नीचे दिखाएं तो नीचे देखिए इसमें दिया है, यहाँ लिख भी देना है कि ऋण 1 धन ऋण 2, तो ऋण 2 और ऋण 1 को जोड़िए तो ऋण 3 प्राप्त होगा। ठीक है। प्रश्न 7वां देखो, एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए और जिनका अंतर ऋण 8 है, यानी हम उसको घटाएं तो ऋण 8 प्राप्त हो जाए। तो हमें एक धनात्मक और एक ऋणात्मक लिखना है। तो एक ऋणात्मक पूर्णांक ऋण 5 और एक धनात्मक पूर्णांक 3 लिख लीजिए, धन 3 के हैं। अब हम क्या करेंगे, ऋण 5 में से 3 को घटाएंगे तो यहाँ ऋण 5 ऋण, ये धन पूर्णांक लिख लिया हमने। अब हम इसको घटाएंगे तो धन 3 का जो योज्य तस्मक पहले या ऋण और धन का गुणा क्या होता है, ऋण ही प्राप्त होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ऋण 5 और यहाँ पे हम घटा रहे हैं तो ऋण 3, ऋण 5 और ऋण 3 कितना प्राप्त होगा, ऋण 8 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको हमें इस प्रकार से लिखना। और यदि ऐसा तो आप इसको जो है धन ऋण का ऋण ही प्राप्त होता है तो ऋण 5 और धन ऋण का ऋण 3, ऋण 5 और ऋण 3 कितना हो जाएगा, ऋण 8। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसमें दिया गया है प्रश्न 8। यहाँ पे देखें, इसमें लिखा था कि यदि किसी पूर्णांक को ऋण 1 से क्या किया जाए, गुणा किया जाए। कोई भी पूर्णांक हो उससे हम ऋण 1 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होता है, हमारा उसका योज्य प्रतिलोम प्राप्त होता है। ठीक है ना, योज्य प्रतिलोम, ठीक, उसका उल्टा ही प्राप्त होता है। यदि किसी भी पूर्णांक को ऋण 1 से गुणा किया जाए तो हम पूर्णांक को देखेंगे तो उसका जो धन का ऋण हो जाता है, ऋण का धन हो जाता है। कोई भी संख्या ले लीजिए, कोई भी पूर्णांक को आप ले लें तो उसका योज्य प्रतिलोम ही प्राप्त होता है। चलिए यहाँ देखें, प्रश्न 9 दिया गया है कि इसमें ऋण 42 में 12 का गुणा करिएगा। ऋण 42 में 12 का सीधे सीधे कर दीजिए, 12 का ऋण 42 में तो ऋण की संख्या ही प्राप्त होगी, उत्तर आ जाएगा ऋण 504। ये तो आप कर लोगे। प्रश्न 10 है, इसमें भी दिया गया कि ऋण 125 में ऋण 25 का भाग दीजिए। तो ऋण ऋण का है तो ऋण का हम भाग करेंगे तो क्या आता है, ऋण का धन ही आएगा। ठीक है ना। तो 125 में आप जो है 25 का भाग देंगे, इस प्रकार से भाग दे लीजिए अलग से, या इनको 5 से भाग, 5 पंचे 25 और 5 से इसको काट दें, 5 दूनी 10, 5 पंचे 25 और 5 एकम 5, 5 पंचे 25, उत्तर आ जाएगा 5। तो इस प्रकार से उत्तर आपको काट करके भी लिख सकते हैं या सीधे वैसे भाग लगा करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, प्रश्न 11 दिया गया है। 11वें प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से इसको समझिएगा, क्योंकि यदि प्रश्न समझ में आ गया तो आपसे आगे प्रश्न जो हल किया गया समझ में आ जाएगा। यहाँ पढ़िए, दोपहर 12 बजे तापमान 0° से कितने से, 0° सेंटीग्रेड से 10° ऊपर था। 12 बजे 10° सेंटीग्रेड था। यदि यह आधी रात तक 2° प्रति घंटे की दर से कम होता है। इस बात को विशेष ध्यान रखिए कि 12 बजे, दोपहर के 12 बजे कितना था तापमान, 10° सेंटीग्रेड था। कितना था, 10° सेंटीग्रेड। और यह 12 बजे से क्या होता है, अब कम होता जा रहा है। कब तक, आधी रात। आधी रात कब होती है, 12 बजे। तो 12 बजे आधी रात होती है, 12 बजे तो कितना हो जाएगा, 12 बजे आधी रात को तापमान और 2° प्रति घंटे की दर से कम हो रहा है, तो आधी रात 12 बजे यानी 12 घंटे ही होंगे। ठीक है ना। तो 12 घंटे में प्रत्येक घंटे 2-2 सेंटीग्रेड कम होगा, तो 12 दूनी 24। ठीक है ना, 24 सेंटीग्रेड तापमान कम हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए, तापमान 1 घंटे में 2 कम होता है, तो 12 घंटे में, क्योंकि दोपहर के 12 से रात्रि के 12 बजे तक 12 घंटे होंगे, तो कितना कम हो जाएगा, 12 बजे तक 24 कम हो जाएगा। ठीक है ना। और ये जो है दोपहर में कितना था, ये दोपहर में 10 सेंटीग्रेड है। तो यहाँ लिखेंगे कि 12 बजे रात में कितना बचा, क्योंकि 24 कम हुआ है और 10 ऊपर था, तो हम 10 में से क्या करेंगे, 24 को घटा देंगे, तो आधी रात को तापमान क्या होगा, 10 ऋण 24 बराबर ऋण 14 होगा। तो यहाँ ये प्रश्न जो है यहाँ तक तो ये इसका उत्तर मिल गया कि आधी रात को तापमान क्या होगा, आधी रात को तापमान ऋण 14 होगा। ठीक, अब हमें इसका प्रश्न का उत्तर देना है कि किस समय तापमान 0 से 8 नीचे होगा।
0 से, किस समय तापमान 0 से। अब देखिए 0 सेंटीग्रेड कब होगा, कब होगा 0 सेंटीग्रेड, क्योंकि 12 बजे तो तापमान 10 ऊपर था, 12 बजे 10 अब 10 से कम होना है, तो 10 से 2 4 6 8 10 5 घंटे में कम हो जाएगा, यानी 5 बजे। 5 बजे तापमान क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने लिख दिया कि 5 घंटे में यानी शाम 5 बजे तापमान 0 होगा, ठीक है। अब 0 से 8 नीचे जाना है, तो अब देखिए 5 बजे 0 से आप नीचे चलिए कितने बजे तक, तो आप 5 के बाद 6 7 8 9 यानी 4 घंटे में कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, ठीक है ना। तो 4 घंटे में 8 चला जाएगा, तो कितने बज जाएंगे, 5 के बाद 6 7 8 9 बज जाएंगे। 9 बजे तापमान क्या हो जाएगा, ऋण 8 सेंटीग्रेड। तो यहाँ हमने लिख दिया कि यहाँ पर देखें कि 0 से 8 से नीचे होने में 4 घंटे और लगेंगे, 5 बजे से आगे 9 बजे तक 4 घंटे लगे। 4 घंटे में हमने दोनों को जोड़ दिया कि 5 और 4 9 यानी 9 बजे। अतः रात्रि 9 बजे तापमान ऋण 8 होगा। जो यहाँ पर पूछा गया कि तापमान 0 से 8 से नीचे कब होगा, तो ये हो जाएगा रात्रि 9 बजे, ठीक है। तो ये इसमें जो प्रश्न दिया गया था पूरा, यदि आपको नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर कमेंट्स करें। मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि ये तापमान किस प्रकार से घट के कम हो रहा है और किस समय पूछा गया है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाती हैं। चलिए अगला प्रश्न 12वां दिया गया है। 12वें प्रश्न को देखें यहाँ पे, तो इसमें दिया है कि मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखें मान बस निकालना है इसका कि 11 है भागित, यहाँ ऋण 2 धन 1 लिखा है, तो ऋण 2 धन 1 यानी ऋण 2 में धन 1 जोड़ेंगे तो ऋण 1 मिलेगा। यहाँ पे सीधा सीधा हल कर देना, कोई दिक्कत नहीं। ऋण 2 धन 1 यानी ऋण 1, ठीक है ना। तो 11 में ऋण 1 का भाग देना है, तो कितना मिलेगा, ऋण 1 ही मिलेगा, क्योंकि ऋण की संख्या का भाग देंगे कि धन और ऋण का भाग ऋण ही प्राप्त होता है, तो 1 का भाग ऋण 11 ही आएगा, तो यहाँ लिख देंगे ऋण 11, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है 13वां प्रश्न, और 13वें प्रश्न में इसमें लिखा हुआ है कि वितरण गुण का उपयोग करते हुए, किसका उपयोग करना है, वितरण गुण का उपयोग करते हुए इन संख्याओं का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ वितरण गुण लिख लें, ये वितरण गुण हो जाता है। और वितरण गुण हमारा नियम है कि इसमें एक संख्या दोनों पदों में समान होती है, तो इसमें देखें 70 दिया, इसमें भी 70 दिया, दोनों पदों में 70 70 है, हाँ वितरण नियम लग जाएगा। यहाँ पे लगा करके वितरण का नियम, और यहाँ पे देखें 70 बाहर आ जाएगा, बचेगी संख्या हमारी ऋण 19 और ऋण 1, ऋण 19 और ऋण 1 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा ऋण का 20, और ऋण 20 का 70 में गुणा करें तो 7 दूनी 14, तो ऋण के कितने आ जाएंगे, 1400, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें वितरण का नियम का उपयोग करते हुए इस संख्या को यहाँ पे लिखना। चलिए अगला प्रश्न देखें 14 में। अब यहाँ देखिए जो प्रश्न है 14 दिया गया है, तो इस प्रश्न में हमें दिया है कि ऋण 5 गुणित 4 से शुरू करते हुए, यानी ऋण 5 गुणित 4 से शुरू करते हुए ऋण 5 गुणित ऋण 6 ज्ञात कीजिए। तो ये क्या ज्ञात करना है, ऋण 5 और यहाँ ऋण 6 है, यानी ऋण 5 में कोई परिवर्तन नहीं करना, परिवर्तन हमें सिर्फ 4 से लेकर के ऋण 6 तक हमें जाना है। तो हम कैसे जाते हैं, तो यहाँ देख लें एक बार, इस प्रकार से समझ लें कि ये कैसे जाएंगे हम। जैसे मान लो हमारी संख्या रेखा होती है, आपने ये रेखा देखी होगी संख्या रेखा पर यदि हम यहाँ पे देखें तो हम ये शून्य लिख लेते, शून्य के बाद 1 2 3 4 ये गिनती होती, 1 2 3 4, ठीक है ना। अब 4 के बाद देखिए यहाँ पे आएगा ऋण 1 इस तरफ, शून्य के इस तरफ, ऋण 2 ऋण 3 है ना, ऋण 4 यहाँ आ जाएगा, ऋण 5 यहाँ आ जाएगा, और ऋण 6 यहाँ आगे ऋण 6 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हमें कहाँ से चलना, 4 से कम करते हुए संख्या ऋण 6 तक जाना पड़ेगा। इस संख्या में ऋण 5 गुणित 4 की जगह पर अब 4 से आप कम करते चलिए और आगे गुणा लिखते चलिए, तो किस प्रकार से संख्या लिखी जाएंगी, यहाँ देखिए इस ऋण 5 को आगे ज्यों का त्यों लिखना, 4 के बाद यहाँ 3 2 1 0 ऋण 1, फिर ऋण 2 ऋण 3 ऋण 4 ऋण 5 और यह ऋण 6 तक आपको इस प्रकार से बढ़ना है, एक क्रम लिख लीजिए। फिर इसके बाद में 5 के
20, यहाँ पे 20 लिखेंगे, ऋण 20 आ जाएंगे। अब ऋण 20 जो है कैसे प्राप्त हुआ हम यहाँ देखें तो ये 5 चौके 20 आ जाते। आगे संख्या को हम किस प्रकार से लिखेंगे, ऋण 5 गुणित 3 यानी ऋण 15। अब ये ऋण 15 हैं तो ये हमारी जो संख्या 20 होती है, यदि ऋण 20 में धन 5 कर दें यानी 5 को जोड़ दें, क्या कर दें 5 जोड़ दें तो ऋण 15 ही प्राप्त होंगी। तो बीच वाली जो संख्या है ये कहाँ से प्राप्त हो रही, ऋण 20 में से 5 को क्या करेंगे घटा देंगे तो ऋण के 15 मिलेंगे। अब ये जो 5 हैं आगे हम प्रत्येक संख्या में जोड़ते जाएंगे, जो हमें यहाँ पे संख्या मिल रही इसमें हम 5 को जोड़ेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होती जा रही है। बस ये हमारा एक नियम बन जाता है यहाँ पे, ठीक है, लिखने का। जैसे हमने यहाँ देखा कि ऋण 5 गुणित 4 से हम यहाँ पे ये क्या किस क्रम में चल रहे थे, घटते क्रम में, ठीक है ना। अब यहाँ पर भी प्रत्येक संख्या के घटते क्रम की संख्या आती जा रही, 5 5 कम करते जाएंगे। यहाँ पे ऋण 20 आया, यहाँ ऋण 15, ऋण 10, ऋण 5, 0, 5, यहाँ बढ़ जाएंगे 5 के बाद, है ना, 0 के बाद ये बढ़ रहे हैं हम यहाँ आगे। तो यहाँ 0 के बाद आ जाएगा 5, 5 के बाद 10, 15, 20, 25, 30, है ना। अब यहाँ देखें तो ऋण यहाँ पे 20 था, ऋण 20 के बाद ऋण 15, ऋण 10, वो ज्यों की त्यों संख्या आती जा रही, ऋण 5, 0 और यहाँ पे 5 धन धन के आते जा रहा है और धन धन 5 यहाँ जोड़ते जाएंगे तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इन्होंने कहा था कि ऋण 5 गुणित ऋण 6 तक जाइए, तो ऋण 5 गुणित ऋण 6 तक हमें जो संख्या प्राप्त हो रही है ये संख्या प्राप्त होगी कितनी, 30। यानी ऋण 5 का ऋण 6 में गुणा करें तो या 25 में 5 जोड़ दें तो हमें धन के प्राप्त होते हैं 30। बस ये 30 उत्तर कैसे आता है, ये जो यहाँ पे नियम बताया गया है इस नियम के तहत कि ऋण ऋण का गुणा धन होता है, ऋण और गुणित ऋण बराबर क्या होता है, धन प्राप्त होता है। किससे, यदि हम इस प्रकार से घटती हुई संख्याओं का गुणा करते जाते हैं तो हमें ये आगे चल के संख्या हमें ऋण की कैसे प्राप्त होती है, उसका धन कैसे प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो इसके माध्यम से यह समझाया गया है। चलिए ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अब प्रश्न 15वां, इसको समझिए, ये लास्ट प्रश्न है जो इसमें दिया गया है कि 15 प्रश्नों वाले एक कक्षा टेस्ट में, प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, 15 प्रश्नों वाली एक कक्षा के टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋण 2 अंक दिए जाते हैं। यानी कोई एक परीक्षा होती है उसमें 15 प्रश्न आते हैं और 15 प्रश्न में से जो प्रश्न आपके सही निकलेंगे तो सही वाले पे कितने अंक दिए जाएंगे, 4, और यदि प्रश्न गलत निकलता है तो उसके 2 अंक काट लिए जाएंगे, गलत के ऋण 2 अंक दिए जाएंगे, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के। अब चलिए यहाँ पे 2 लड़के रहते हैं, एक गुरुप्रीत रहता है और उसका एक मित्र होता है, ठीक है, गुरुप्रीत और गुरुप्रीत का मित्र, ये 2। तो ये कह रहा है यहाँ पे देखिए कि गुरुप्रीत सभी प्रश्नों को हल करती है, जो गुरुप्रीति रहती है वो सभी प्रश्नों को हल करती है, परंतु उसके उत्तरों में से 9 सही उत्तर निकलते हैं, 9 सही निकलते हैं। तो उसने कितने अंक प्राप्त किए, यदि 9 सही निकले, 15 में से 9 सही निकले तो गलत कितने निकले, तो 15 में से आप जो है 9 को घटा देंगे तो 6 प्रश्न क्या निकले, गलत निकले और 9 सही निकले, ठीक है ना, ये बिल्कुल क्लियर बात हो जाती है। अब उसी प्रकार से उसका मित्र देखिए, उसके एक मित्र ने सभी प्रश्न हल किए जिसमें से उसके 5 प्रश्न सही निकले। अब उसके गलत कितने निकले, तो 15 में से 5 घटाइए, कितना मिलेगा, 15 में से 5 जाएंगे 10, तो इसके 10 प्रश्न क्या हो गए, गलत हो गए, ठीक है ना। अब उसको कितने अंक मिलेंगे, गलत 10 हो गए तो 5 सही निकले 10 गलत निकले, कितने अंक मिलेंगे। और यहाँ पे गुरुप्रीत ने जो है 9 सही किए हैं, उसके 6 गलत हुए, तो कितने अंक मिले। अब यहाँ पे चलिए देखिए, अब यहाँ पे इनको देखें, ये इसका जो हल दिया गया है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए गुरुप्रीत का देखिए, इसको यहाँ पे एक सही उत्तर के 4 अंक है, ये लिख देंगे। 9 सही उत्तर होंगे तो कितने अंक हो जाएंगे, उसके 36 अंक हो गए, ठीक है, 9 सही थे तो 36 अंक मिले। अब गलत कितने निकले, एक गलत उत्तर का ऋण 2 होना है, तो गलत कितने निकले, 15 में से 9 घटाए 6 उसके गलत निकले, तो गलत कितने हो गए, 6 गुणित ऋण 2, यानी ऋण 12 अंक कम हो गए। तो हम 36 में से, इस 36 में से 12 घटा देंगे तो गुरुप्रीत को 36 ऋण 12 यानी बराबर 24 अंक मिले। कितने अंक मिले, 24। इसी प्रकार से उसको दोस्त को देखिए, अब दोस्त ने क्या किए, 5 सही उत्तर किए तो 5 के 20 अंक मिल गए,
ठीक है ना। अब गलत कितने हो गए, 15 में से 5 घटाए तो उसके 10 है, गलत हो गए। अब 10 दूनी 20, यानी 20 अंक उसके क्या हो गए, कम हो गए। तो अब उसको कितने अंक मिले, तो अब यहाँ देख रहे हैं उसको कितने मिले कि उसको 10 अंक तो मिले थे, लेकिन उसके 20 अंक मिले और 20 अंक उसके कम हो गए। तो 20 ऋण 20 यानी कितने अंक मिले, 0 अंक उसको प्राप्त हुए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो प्रश्न है ये कई परीक्षाओं में टेस्ट में पूछा जाता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को जरूर हमें अच्छे से समझना है और हल करके चलना है। प्रश्न आपको समझ में आ ही गए होंगे, सभी प्रश्न मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको समझ में आए होंगे। और यदि नहीं आए, कहीं डाउट लगता है तो आप जरूर कमेंट्स करिएगा, मैं आपको इसको फिर से अगली वीडियो के माध्यम से समझा दूंगा। ठीक है, तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे और देखना चाहते हो, इसी प्रकार से समझना चाहते हो, तो आप जो है इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करके रखिए और प्रत्येक वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, जो अपने दोस्त हैं बता दीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।